आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के पाठ 8 जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा कि जल के कौन कौन से रूप होते हैं, कौन कौन सी अवस्थाओं में जल पाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके प्रश्नोत्तर हल करवाएंगे। आपने देखा होगा ठोस, द्रव और गैस जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस के रूप में बर्फों में, आइस में, और द्रव के रूप में पानी, और गैस के रूप में वाष्प। जो भाप होती है, वाष्प होती है, वो जल का गैसीय रूप है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन है? पहला है इसका जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन। आपने देखा होगा जल का वाष्प के रूप में जो परिवर्तन होता है वो वाष्पीकरण होता है, ना कि संघनन। तो ये पहला तो यहां गलत हो जाता है। जी हमारा क्या हो जाता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण तो ये संघनन नहीं है। जल का द्रव से गैसीय अवस्था में बदलना, आपने देखा ये अवस्था परिवर्तन हो गया। छोटी जल की बूंदों से बादलों का बनना, ये भी नहीं है। तो इसका हमारा आंसर जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन। तो ये संघनन का सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है? बताना है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए है, रंग भरना, क्रेयॉन से, पानी के रंगों से, एक्रेलिक रंगों से, और पेंसिल के रंगों से। हमें बताना है कि वाष्पीकरण प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण कौन से चरण में होती है। तो यहाँ पानी के रंगों से, जो पानी के रंग है, अगर उनमें पानी सूखेगा तब भी वो सही से दिखाई देगा, वरना नहीं। इसलिए यहाँ पानी का वाष्पीकरण होना जरूरी है। अब हमारा है कागज पर लिखना। अगर हम किससे कागज पर लिखे कि जहां वाष्पीकरण की जरूरत महसूस होती है? पेंसिल से हम लिखते हैं तो वाष्पीकरण की जरूरत महसूस नहीं होती। बॉल पेन से अगर हम पेन से लिखते हैं तब भी नहीं होती। स्याही वाले पेन से, आपने देखा होगा स्याही वाले पेन से जब हम लिखते हैं तो जो भी शब्द हम लिखते हैं उसके आसपास स्याही रहती है, तो उसका वाष्पीकरण जरूरी है। इसलिए यहाँ क्या आ जाता है? स्याही वाले पेन से हम जब लिखते हैं तो यहां उसका वाष्पीकरण होना बहुत जरूरी है। तीसरा प्रश्न है हमारा, आजकल हमें कई जगह हरे रंग की प्लास्टिक की घास दिखाई देती है। आपने देखा होगा किसी भी फंक्शन में, घरों में हमारे प्लास्टिक की घास आसानी से दिखाई दे जाती है। प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान प्लास्टिक की घास के आसपास के स्थान की तुलना में अधिक ठंडा लगता है। आपने देखा होगा कि जो प्राकृतिक घास है, नेचुरल घास है, उसके के आसपास का स्थान है वो अधिक ठंडा लगता है बजाय प्लास्टिक की घास के आसपास के स्थान की तुलना में। यह क्या कैसे पता लगा सकते हैं हम कि कैसा होता है? अब उसमें कैसे पता, आपने देखा होगा वाष्पीकरण। अब हम वाष्पीकरण पढ़ रहे हैं। जो प्राकृतिक घास है उसके आसपास की जो नमी है, पानी है, उसका अवशोषण हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। जबकि जो प्लास्टिक की घास है उसका वाष्पीकरण नहीं होता। अब क्या हो जाएगा? इसमें वाष्पीकरण के कारण होता है, तो इसका आंसर लिख लेंगे, प्राकृतिक घास के आसपास वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे उसके आसपास का स्थान ठंडा होता है। जबकि प्लास्टिक वाली घास में वाष्पीकरण नहीं होता, नहीं होता है, और उसके आसपास का स्थान
ठंडा नहीं रहता है। जो प्राकृतिक गैस है उसके आसपास का स्थान वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है, और जबकि प्लास्टिक वाली गैस में वाष्पीकरण नहीं होता और वो इसलिए अधिक ठंडा नहीं रहता। चौथा प्रश्न है हमारे पास, जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो वाष्पित हो सकते हैं। कि जल तो वाष्पित होता ही है, ये तो हमें पता है, तो उसको छोड़कर ऐसे पदार्थ बताने हैं जो वाष्पित हो जाए। आपने देखा होगा दूध, जो हमारा दूध होता है, हम दूध गर्म करते हैं, उस दूध को हम जितनी मात्रा में लेते हैं, क्या गर्म करने के बाद, उबालने के बाद वो उतनी मात्रा में रहता है? नहीं, उसका वाष्पीकरण हो जाता है, उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो वाष्प बन के उड़ जाती है और वो उसकी मात्रा कम हो जाती है। ऐसा ही होता है अल्कोहल में, अल्कोहल में भी जो पानी की मात्रा होती है वो वाष्प बनकर उड़ जाती है। और ऐसा ही होता है सिरका, एसिटिक जो अम्ल होता है उसको हम गर्म करते हैं, उसका वाष्पीकरण होता है तो उसमें से पानी की मात्रा निकल जाती है और जो मात्रा है वो कम रह जाती है। अगला प्रश्न है पांचवा हमारा, पंखे हवा को इधर उधर घुमाते हैं जिससे ठंडक महसूस होती है। आपने देखा होगा कि हमारा जो पंखा होता है वो हवा को इधर उधर घुमाते रहते हैं और हमें ठंडक महसूस होती है। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग विचित्र लग सकता है क्योंकि पंखे की हवा वस्तुओं को ठंडा करती है। आपने देखा होगा कि पंखे की हवा वस्तुओं क्या करती है? ठंडा करती है, गर्म नहीं करती। सामान्यतः जब जल वाष्पित होता है तो उसे उष्मा की आवश्यकता होती है, ठंडी वायु की नहीं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आपने देखा होगा जब हम कई बार हमें जल्दी होती है, जल्दी कपड़े सुखाने होते हैं और धूप नहीं आ रही होती है, तो हमें क्या करते हैं? हम पंखे के नीचे उनको रख देते हैं, पंखा चला देते हैं और कपड़े वहां सुखा देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से जो जल है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग कर सकते हैं। पांचवे का आंसर, हम गीले कपड़ों को सुखाने के लिए गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखे का उपयोग कर सकते हैं। पंखे का उपयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वहां हवा तेज चलती है। जब हवा तेज चलती है तो क्या होता है? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। क्योंकि इससे गीले कपड़े के चारों ओर, गीले कपड़ों के चारों ओर हवा की गति बढ़ जाती है। हवा की गति बढ़ जाती है जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आपको पता है अगर वाष्पीकरण होगा तो पानी वाष्प बनकर जल्दी उड़ जाएगा और वो जल्दी सूख जाएंगे, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। कई बार हमें जल्दी होती है तो हमें कपड़ों को सुखाने के लिए हम पंखे का उपयोग करते हैं, पंखा चला देते हैं जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा छठा, प्राय जब नालियों से कीचड़ निकाला जाता है तो नाली के बगल में उसका ढेर बनाकर 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब नालियों में से कीचड़ निकालते हैं तो उसके बगल में कई दिनों तक वो रखा रहता है, उसके बाद उसको हम लेके जाते हैं। इसके बाद इसे उद्यान या खेत में ले जाया जाता है जहां इसका उपयोग खाद के रूप में कर सकते हैं। यह विधि कीचड़ को दूसरे स्थान पर ले जाने की लागत कम करती है और इसके साथ ही काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ाती है। इस पर विचार करना और हमें बताना है कि ऐसा क्यों करते हैं। आपने देखा होगा कि कीचड़ में तरल अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिससे इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, और वजन बढ़ जाएगा तो इसमें परिवहन के साधन ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जब परिवहन के साधनों की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो
तो हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा, हमारी लागत भी बढ़ जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, हम इसको सुखाते हैं और सूखने के बाद इसका द्रव्यमान वो कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है और परिवहन की लागत कम हो जाती है। और दूसरा कारक है, जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है, सूक्ष्म जीव है, वो गीले कचरे में अधिक जीवित रहते हैं और इसलिए वो हानि पहुंचा सकते हैं मनुष्य को। और सूखने के बाद वो क्या करते हैं, खाद्य समझ जो स्वास्थ्य संबंधी जोखिम है वो कम हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि इस कीचड़ में तरल अपशिष्ट होते हैं, उस कीचड़ में तरल अपशिष्ट होते हैं जिससे उसका द्रव्यमान अधिक हो जाता है और परिवहन की लागत भी अधिक आती है, और परिवहन की लागत भी अधिक आती है। तथा तरल अपशिष्ट में ऑब्लिक कीचड़ में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या भी अधिक रहती है, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या भी अधिक जीवित रहती है सूखने के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं, वो तरल में ज्यादा जीवित रहते हैं और मरने के बाद फिर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी नहीं रहती। और सूखने के बाद उसका द्रव्यमान या जो वजन है वो कम हो जाता है, द्रव्यमान कम हो जाता है जिससे परिवहन की लागत कम हो जाती है, क्योंकि उसमें से लिक्विड निकल जाता है, वो सूख जाता है, लिक्विड जो द्रव है वो वाष्प के द्वारा उड़ जाता है और जो ठोस पदार्थ है वो कीचड़ के रूप में रह जाते हैं और परिवहन कम हो जाता है, जिससे परिवहन की लागत भी कम हो जाती है। सातवां प्रश्न है हमारा, एक दिन के लिए घर में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करें, उन गतिविधियों की पहचान करें जिनमें वाष्पीकरण सम्मिलित है। हमें देखना है हमारे घर में क्या क्या हो रहा है और उन गतिविधियों की पहचान करनी है हमें कि जिनमें वाष्पीकरण हो रहा है। इसका मतलब है जो पानी वाष्प बनकर उड़ रहा है, ऐसी गतिविधियों को हमें पहचानना है। वाष्पीकरण के प्रक्रम को समझने से हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में कैसे सहायता मिलती है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, कि कौन कौन सी भी गतिविधियां हो सकती है। आपने देखा होगा जो हमारा गीला फर्श सुखाते हैं, गीला फर्श हो जाता है उसको हम सुखाते हैं, पंखा चला देते हैं, या जो पानी है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। और क्या होता है, देखो गीले कपड़े को हमने सुखाना, हमने अब देखा गीले कपड़ों को भी हम वाष्पीकरण के द्वारा सुखाते हैं। पसीने के बाद ठंडा महसूस होना, जो हमारे शरीर में पसीने आते हैं
उसके बाद जो हमें ठंड लगती है, क्यों लगती है, वो भी हमारा पसीना वाष्प के रूप में उड़ जाता है और हमें ठंड लगती है, ठंडक महसूस होती है। वे गतिविधियां कौन कौन सी हो सकती है? वे गतिविधियां निम्न है। पहला है गीली फर्श को सुखाना, गीली फर्श को हम गीली फर्श को कैसे सुखाते हैं? वाष्पीकरण के द्वारा। दूसरा है हमारा गीले कपड़ों को सुखाना, गीले कपड़ों को सुखाना। भाई गीले कपड़ों को भी तो हम वाष्पीकरण द्वारा सुखाते हैं। अगर हम धूप में रखते हैं, धूप में सुखाते हैं, तब भी क्या होता है, पानी है वाष्प बन के उड़ जाता है और वो सूख जाते हैं। अगर हम पंखे चला के रखते हैं तो भी क्या होता है, वो उससे जो हवा द्वारा पानी की बूंदे हैं, पानी की मात्रा है उसमें, वो क्या होती है, वो वाष्प बन के उड़ जाती है और वो कपड़े सूख जाते हैं। आपने देखा होगा। तीसरा, पसीने आने के बाद, पसीने आने के बाद ठंडक महसूस होना, ठंडक महसूस होना। आपने देखा होगा जब हमें पसीने आते हैं और थोड़ी सी हवा लगती है हमें, तो हमें क्या है, ठंडा लगता है। क्यों लगता है? जो पसीने में पानी की मात्रा होती है वो हवा का वाष्प के रूप में उड़ जाती है और हमें क्या लगता है, ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ वाष्पीकरण की दर बढ़ाने के लिए कुछ कारकों को बदल सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है, हम वाष्पीकरण की दर बढ़ाने के लिए कुछ कारकों को बदल सकते हैं, कुछ कारकों की मात्रा में बदलाव कर सकते हैं। कर सकते हैं। मान लो अगर हमें कपड़े जल्दी सुखाने हैं तो हम पंखा तेज कर सकते हैं और वो स्पीड बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। मान लो हमें गीला फर्श सुखाना है जल्दी, तो क्या होता है, हम गीले फर्श सुखाने के लिए पंखे की स्पीड बढ़ा देते हैं। गीले फर्श को सुखाने के लिए पंखे की गति बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? तेज हवाएं चलती है, तेज धूप होती है और पानी जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है और पानी वहां जब उड़ जाएगा तो वो कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं। इसलिए अगर हमें जल्दी सुखाने वाष्पीकरण की दर बढ़ानी होगी, जिससे क्या होगा, पानी हवा के साथ चला जाएगा और वो आसानी से सूख जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, प्रकृति में जल ठोस अवस्था में किस प्रकार विद्यमान है? अब देखो कैसे बर्फ के रूप में रहता है, पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, इन सब में क्या है, ये ठोस अवस्था में रहता है। तो कहां क्या क्या लिख देंगे हम? बर्फ के रूप में, बर्फ के रूप में, पहाड़ों, ध्रुवों पर तथा ग्लेशियर, ग्लेशियरों में जल ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में उपस्थित होता है।
बर्फ के रूप में पहाड़ों में देखा होगा आपने, पहाड़ों में जब हम जाते हैं घूमने वहां बर्फ जमी रहती है, ध्रुवों पर भी और ग्लेशियरों में जल ठोस अवस्था में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है, इस कथन पर विचार करें, अपने विचार साझा करें। अब देखो, आपने देखा होगा जो भी जल है उसका मात्र कुछ परसेंट हिस्सा, बहुत कम हिस्सा हमारे पीने योग्य है, उपयोग करने योग्य है। जो मीठा जल होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होता है, उसका बहुत कम मात्रा है उपलब्ध है इस प्रकृति पर। बाकी क्या है, खराब है, जल है जो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो हमें यह बताना है कि जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी कैसे है। हमारा अधिकार है जल कि हमें स्वच्छ जल मिले और हम उसका उपयोग करें, परंतु जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमें कम से भी कम उस जल का उपयोग करना चाहिए और जितनी मात्रा में हमें उस जल की आवश्यकता होगी उतना ही उसका उपयोग करना चाहिए। जल को हमें बर्बाद करने से बचना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को जल सही मात्रा में मिल सके और वो जल के लिए परेशान ना हो। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कुछ हिस्सा ही मनुष्य, जानवरों तथा पेड़ पौधों के लिए उपयोग में आता है। बाकी का जल उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो खारा होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिले हुए होते हैं, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उपयोगी नहीं है। इसलिए हम सबका यह अधिकार है कि हमें स्वच्छ व शुद्ध जल मिले तथा उससे भी अधिक हमारी जिम्मेदारी है कि हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए, हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए। पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। जितना पानी हमारे उपयोग आ रहा है हमें उतना ही पानी का उपयोग करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। और हम सोचे जितना कम से भी कम हम उस जल का उपयोग करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वो जल बच सके। तो ये हमारा जिम्मेदारी भी है और साथ में अधिकार है कि हमें स्वच्छ जल मिले। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, धूप में खड़े दोपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है, आप उसे ठंडा कैसे करेंगे। आपने देखा होगा अगर हमारी बाइक है, स्कूटी है या दोपहिया वाहन है, अगर वो धूप में खड़ा है तो सीट गर्म हो जाती है, तो हम उसको कैसे ठंडी कर सकते हैं और कैसे होगा। तो हम उसको ठंडा कर सकते हैं बेटा उस पर पानी डालकर, उस गर्म सीट पर पानी डालकर या उस पर पोंछा लगाकर हम उस सीट को ठंडा कर सकते हैं, उस सीट को ठंडा
कर सकते हैं, क्योंकि जल डालने पर जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है, उड़ जाता है और वह शीट ठंडी हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर हमारा दोपहिया वाहन, अगर बाइक या स्कूटी धूप में खड़ी है तो अगर वो सीट गर्म हो जाती है, आप देखते हो कहीं काम से गए और हमने धूप में लगा दी तो वो क्या होता है, गर्म हो जाती है। तो फिर हम उसे कैसे ठंडा करते हैं, या तो हम उस पर पोछा लगाते हैं जिससे वो ठंडी हो जाती है, या फिर हम उस पर पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद जो पानी होता है थोड़ी देर बाद वाष्प के रूप में उड़ जाता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है और वो सीट हमें ठंडी लगती है। तो बच्चों, ये हमारे अध्याय 8 के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अब हम अगली वीडियो में अध्याय 9 के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। धन्यवाद।